नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और आज मैं आप लोगों के सामने हमारी जो भू संचलन है उसके बारे में बताने वाला हूं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी भू संचलन से संबंधित आकृतियां हैं वो क्या क्या हैं और कैसे हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे कि हमारी जो भू संचलन है, यानी कि जो भू संचलन है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हमारा हो गया अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। यानी कि मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में कि जो भू संचलन है उसको हमने दो भागों में बांटा था, एक तो जो आंतरिक संचलन है और एक जो बाहरी संचलन है। तो आज हम बात करने वाले हैं आंतरिक संचलन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जब हम आंतरिक या अंतर्जात संचलन की बात करते हैं तो अंतर्जात संचलन को भी हमने दो भागों में बांट रखा है। एक तो हो गया दीर्घकालिक संचलन और एक हो गया हमारा आकस्मिक संचलन। जब हम दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दीर्घकालिक संचलन या पटल रूपी संचलन। जब हम बात करते हैं कि जो दीर्घकालीन है, यानी कि दीर्घकालीन संचलन का मतलब होता है कि यह जो संचलन है, यह ऐसी संचलन है, यह अभी भी घट रही है। मतलब कि यह अभी भी घट रही है पर हमें कोई भी या किसी भी प्रकार से एहसास नहीं हो रहा है, ना किसी भी प्रकार की अनुभव हो रहा है कि वाकई में ही कोई ऐसी भी घटना या कोई भी ऐसी संचलन हो रही है। तो इसी के साथ जब हम बात करते हैं आकस्मिक संचलन की, तो आकस्मिक संचलन जो है वह आकस्मिक यानी कि एकाएक, मतलब कहते हैं ना एकाएक कोई बल काम करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या कभी महसूस किया होगा कि ज्वालामुखी का फटना या भूकंप का आना या सुनामी का आना। तो ये जो तीनों जो प्रमुख कारक हैं ये हमारे आकस्मिक संचलन के द्वारा ही होती हैं। और विशेष तौर पे ये, वैसे तो इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद जब हम बात करते हैं दीर्घकालिक संचलन की बात करते हैं, यानी कि जो लंबे समय की संचलन है। पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो संचलन जो है, जैसे कि हम अंतर्जात संचलन की बात करते हैं, तो वैसे तो अंतर्जात संचलन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि जो अंतर्जात संचलन है यह देखा जाए तो दो तरह से होती है। मतलब कि आप लोगों ने देखा, बताता हूँ। एक तो होती है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब ये होता है कि जब दो प्लेटें यानी कि दो महाद्वीप या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के इससे टकराती हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ चलती हैं, ठीक है। लेकिन एक हो गया हमारा लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया कि एक मान लो एक प्लेट हमारी ऊपर उठ रही है और एक प्लेट हमारी नीचे धंस रही है। मतलब कि एक तो होता है कि जो लंबवत यानी कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड, और एक हो गई लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब कि क्षैतिज होगी, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब कि लंबवत। तो हम बात करते हैं तो यही मतलब कि जो अंतर्जात बल है ये दो तरह से है। मतलब कैसे, एक तो क्षैतिज हो गया और एक लंबवत हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो अंतर्जात के अंदर जब हम दीर्घकालिक की बात करते हैं, यानी कि जो दीर्घकालिक है ये सदियों में, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी जो माउंट एवरेस्ट है वो कुछ समय पहले 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो उसकी ऊंचाई 8,848 के बजाय 50 मीटर हो गया है। तो ये एकाएक तो हुआ नहीं है, बल्कि ये सदियों से हो रहा था, ठीक है। तो मतलब कि जो दीर्घकालिक जो संचलन है यह एकाएक घटित घटना नहीं है। मतलब कि यह समय, ये मतलब कि एक समय, मतलब कि लंबे समय तक ये चल रही है और फिर जाके हमें पता चलता है कि हाँ वाकई में ऐसा भी हुआ है। क्योंकि आप लोगों को बताइए होगा कि एक समय जो हमारी महाद्वीप थी, एक थी, वो कौन थी? पेंजिया। फिर क्या हुआ? दो भागों में टूटी। फिर क्या हुआ? 3, 4, 5, 7, ऐसे। एकाएक तो नहीं हुआ कि एकाएक टूटते 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 टूटते, नहीं। तो वही चीज है, ये दीर्घकालिक संचलन का मतलब होता है कि लंबे समय से घटित घटनाएं, ठीक है। और अब जब हम दीर्घकालिक संचलन की बात करते हैं या पटल विरूपण संचलन की बात करते हैं तो इसको हमने प्रमुख 3 भागों में बांट रखा है। आप देख सकते हो, समस्थैतिक, उसके बाद सुस्थैतिक और विवर्तनिकी। आप लोगों को मैंने पहले भी विवर्तनिकी के बारे में बता दिया था और हमें विवर्तनिकी को ही अच्छी तरह से पढ़ना है। समस्थैनिक और सुस्थैनिक तो ये जो है ये बहुत ही छोटा और आसान है। जब हम बात करते हैं समस्थैतिक की बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो विनाशात्मक प्लेट किनारा है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक भारी प्लेट, मतलब कि भारी प्लेट के नीचे जब हल्की प्लेट धंस जाती है और वो ज्वालामुखी में मिलकर उस प्लेट का विनाश हो जाता है, तो क्या होता है कि वही जो है दरार होने के बाद दोबारा से उस दरार से ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, समस्थैतिक का मतलब ये है, संचलन का मतलब ये है कि यहाँ दो प्लेटें, मतलब कि भारी प्लेट के नीचे हल्की प्लेट धंस रही हैं और इससे क्या हो रहा है कि एक प्लेट का नाश हो रहा है, यानी कि समस्थैतिक, यानी कि कुछ जगह पर हो रहा है ये, ठीक है।
मतलब कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे धंसकर नाश हो रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सुस्थैतिक संचलन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वैसे तो ये समस्थैतिक संचलन की ही मतलब कि एक भाग है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि भारी प्लेट जो है वह हल्की मतलब भारी प्लेट के नीचे हल्की प्लेट आके धंस के विनाश मतलब उसका नाश हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ये भारी प्लेट है और भारी प्लेट के नीचे यानी कि हल्की जो प्लेट है ये धंस के ये ज्वालामुखी में पिघल रही है। और फिर क्या हो रहा है कि ये ज्वालामुखी में पिघलने के बाद क्या होगा कि आपको पता ही होगा कि जब ये प्लेट धंस रही है दूसरी तरफ से, तो इसके अगल बगल में भी कोई दरार बना होगा, तो फिर क्या है यहाँ पर दूसरी प्लेट से अलग हुई तो यहाँ दरार बन गया। और यही जो ज्वालामुखी है पिघल कर जब इसी दरार से निकलती है तो इससे क्या होता है कि कटकों का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारे मध्य अटलांटिक महासागर में जो कटक है, जो मध्य कटक मतलब कि बने हुए हैं, या तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि यही यानी कि जो प्लेट है ये दूसरे रूप में फिर यहाँ से निकल के पर्वत या पठार का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही था हमारा सुस्थैतिक। यानी कि समस्थैतिक का मतलब यह है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस के पिघल रही है। और लेकिन यहाँ क्या है कि सुस्थैतिक में क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस कर पिघल रही है और फिर उसका निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम जब विवर्तनिकी की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट कैसे है, तो मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत थी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी महादेश यानी कि महाद्वीप है, महाद्वीप और हमारे जो महासागर या पर्वत इनकी निर्माण हुई थी। कैसे हुई थी, तो अगर हम विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करते हैं तो विवर्तनिकी सिद्धांत को भी हमने दो भागों में बांट रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, महादेश जनक यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति या निर्माण, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी यानी कि हमारे जो एंडीज, रॉकीज, उसके बाद हमारे जो आल्प्स हो गए, हिमालय हो गया, तो ये सारे कैसे हुए हैं, तो इसका कारण और सिर्फ कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी। अब हम बात करते हैं दोस्तों अभी मैं आपको पर्वत निर्माणकारी संचलन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और इसमें मुझे आपको पर्वतों के मतलब कि बलन की क्रिया, बलन के प्रकार, इन सब के बारे में बताना होगा, तो वो अगले लेक्चर में होगा। उससे पहले मैं आपको महादेश जनक यानी कि जो हमारे उत्थान एवं महादेश जनक में भी हमने मतलब कि उत्थान एवं निर्गमन और अवतलन एवं निमज्जन की बात की गई है। जब हम महादेश जनक की या हम जब महाद्वीपों की रचना की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कि जो डूबे हुए महाद्वीप थे वो निकल रहे हैं कैसे, आंतरिक संचलन के कारण। मतलब कि एकाएक तो ऐसा होगा नहीं, समय से होगा, लंबे समय से होगा, दीर्घकालिक है ये। इसमें क्या है कि आपको मैं बताता हूँ महादेश जनक में क्या होता है कि महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, और वो कैसे होता है, उत्थान एवं निर्गमन। जब हम उत्थान की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो महाद्वीप है यहाँ क्या है कि उत्थान हुआ, आंतरिक बल हुआ, और फिर यहाँ क्या हुआ, ये जो भाग है ग्रीन वाला, ये मतलब ये ऊपर उठ गया। ऊपर उठने का मतलब क्या है कि ये एक नई महाद्वीप का निर्माण कर ली, मतलब कि इसने एक नई पर्वत या पठार का निर्माण कर लिया, आप देख सकते हो। और जब हम उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब निर्गमन की बात करते हैं तो ये उठे भाग से जब इस उठे भाग से जो अब मलबे थे वो नदी या किसी तरह से बहकर जब ये समुद्र के किनारे पर आके जमने लगी तो इसने क्या किया, निर्गमन किया, यानी कि जो समुद्र का मग्न तट था वहां पर एक मैदान का निर्माण किया। ठीक है, तो ये हो गया उत्थान। उत्थान का मतलब उठना, और निर्गमन का मतलब होता है कि मतलब कि जो हमारी मैदान है, समुद्री मैदान है, मग्न तट है, उसका निर्माण करना। उसके बाद हम बात करते हैं अवतलन एवं निम्नजन। अब जब हम अवतलन की बात करते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, जब आप लेंस के बारे में पढ़ रहे होगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है कि जिसके बीच में गहराई सा आकार होता है और दोनों तरफ से उठे हुए होते हैं। तो हम यहाँ आप देख सकते हो जब अवतलन की बात करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी प्लेट है, कोई भी महाद्वीप है, तो क्या है कि वहाँ पर आंतरिक बल के कारण, अंदर में घटित घटनाओं के कारण क्या होता है कि वहाँ पर या तो उड़ जाती है कुछ भाग या कुछ भाग सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो वही हुआ, यहाँ पर सिकुड़ गया, नीचे धंस गया। ठीक है, और धंसने के कारण क्या हुआ कि इसका अवतलन भाग मतलब अवतलन आकार हो गया इसका। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि निम्नजन, यहाँ पे मतलब निम्नजन का क्या होता है कि पहले तो मग्न तट, ये मग्न तट थी, मतलब बड़ी मैदान था, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका मलबा भी जब समुद्र के पानी से जब मतलब कि धीरे धीरे घर्षण होते 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 ये और गहराई वाले भाग में जाके जम गया।
तो क्या हुआ कि इसका भी निम्नजन हुआ, मतलब कि इसका भी धीरे धीरे आकार घिसता गया, छोटा होते गया। तो यही थी दोस्तों हमारे जो महादेश जनक के दो प्रकार थे, उत्थान एवं निर्गमन और अवतलन एवं निम्नजन। तो यही थी। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को हमारे जो पर्वत निर्माणकारी जो संचलन है, यानी कि जो हमारे बलन के प्रकार हैं, बलन की प्रक्रिया है और जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और रही बात हमारे आकस्मिक बल की, तो इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को आकस्मिक संचलन या आकस्मिक संचलन के बारे में बताऊंगा, जिसमें भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी के बारे में अच्छी तरह से समझाया जाएगा आपको। तो यही थी दोस्तों हमारी दीर्घकालिक संचलन, जिसमें कि मैंने आप लोगों को इसके 3 प्रकार के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। और इसके बाद मैं आप लोगों को पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।